हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा नौ का साइंस का बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीव विज्ञान के पहले अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है और उसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोशिका, सबसे पहले जो कोशिका होती है, कोशिका जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं, सेल, यह जो कोशिका होती है जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है। यह जो कोशिका होती है, कोशिका जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे कि कोशिका क्या होती है और किस किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आगे बताएंगे। लेकिन कोशिका को देखेंगे। कोशिका, इसमें नोट कर सकते हैं, कोशिका जीवन की कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक एवं आधारभूत इकाई होती है, या मूलभूत इकाई होती है, तो आप लोगों ने देखा कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है। कहने का मतलब है कि जीवन अर्थात जीव है तो कोशिका है, कोशिका है तो जीव है। जीव से ही सारे जीव जो होते हैं, सारे जीव होते हैं वो कोशिका से ही निर्मित होते हैं। तो कहा जाए कि सभी जीव कोशिका से ही बने होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है। इसकी खोज के बारे में अब जान लेते हैं। कोशिका की खोज, तो जाहिर सी बात है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कक्षा 9 के स्टूडेंट्स। कोशिका की खोज, डिस्कवर ऑफ सेल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित, मतलब अपने से अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से की थी। तो लिख सकते हैं इसमें, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से की थी। सूक्ष्मदर्शी से की थी। तो आप लोगों ने देखा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित, अपने से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने की थी। उन्होंने कारक नामक वृक्ष की छाल होती है, कारक के अंतर्गत उन्होंने किसको देखा था? मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचनाएं देखी थी। कारक के अंतर्गत
एक कॉर्क नामक वृक्ष की छाल होती है, उसके अंतर्गत मधुमक्खी के छत्ते के आकार की ऐसी संरचनाएं देखी थी उन्होंने। ऐसे देख लिएगा आप लोग डायग्राम में, मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं उन्होंने देखा था। ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने कुछ संरचनाएं देखा था, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था? कोसा नाम दिया था। जिनको उन्होंने क्या कहा था बच्चों? कोसा, सेलुला कहा था। बाद में उसी को कोशिका कहा गया। इसका डायग्राम खींचे तो डायग्राम ऐसे होता है, एक कोशिका को निकाल कर बनाए तो ऐसे होता है, एक उसमें से सेल का हम डायग्राम इधर बना रहे हैं, तो इसमें डायग्राम ऐसे होता है बच्चों। इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म हो गया। इस तरह एक कोशिका का हमने स्ट्रक्चर खींचा है। इसी को रॉबर्ट हुक ने कोसा नाम दिया था। और किस में देखा था उन्होंने? कारक नामक वृक्ष की छाल में देखा था। और किस प्रकार की संरचनाएं देखा था? मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना देखा था उन्होंने। क्या नाम दिया था? कोसा नाम दिया था। याद रखेंगे बच्चों, जो ये कोशिका उन्होंने देखा था वो कोशिका क्या थी? मृत प्रकार की थी। ये कोशिका मृत थी या मृत प्रकार की थी। मृत थी, मरी हुई थी, अर्थात डेड सेल थी, मृत थी। ये जो कोशिका की इन्होंने खोज की थी कैसी थी? मृत थी, डेड सेल थी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज आप लोगों ने देखा। बाद में सजीव कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो कोशिका की खोज यहाँ पर डेड सेल की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन यहाँ पर सजीव कोशिका की खोज देख लेते हैं। सजीव कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल याद रखेंगे स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, हॉलैंड देश के रहने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका को विकसित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा था। उन्होंने भी अपने हाथों से विकसित प्रकार के सूक्ष्मदर्शी बनाई और उसी से ये सजीव कोशिकाओं को देखा था। किसके अंतर्गत? दांत के खुरचन में, जल के अंतर्गत, वायुमंडल में। मतलब कहा जाए तो उस सूक्ष्मदर्शी से, विकसित सूक्ष्मदर्शी से मुंह के अंतर्गत, जल के अंतर्गत, वायु में जीवाणुओं को उन्होंने क्या किया था? खोजा था, सजीव कोशिका की खोज की थी। तो लिख सकते हैं हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज की थी। तो आप लोगों ने देखा था हॉलैंड के जो वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज की थी। याद रखेंगे इस वैज्ञानिक ने ही जीवाणु की खोज की थी सन 1683 ईस्वी में, या कहा जाए
डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इन्होंने ही जीवाणु कोशिका की खोज की थी। जीवाणु कोशिका की खोज की थी। याद रखेंगे बच्चों। यदि आपसे कहा जाए कि जीवाणु का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणु के बारे में स्टडी या जीवाणु के बारे में हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत स्टडी करते हैं वह जीवाणु विज्ञान कहलाता है। जीवाणु विज्ञान जिसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। याद रखेंगे। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, जनक के बारे में जान लेंगे। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो बच्चों याद रखेंगे खोज करने वाले वैज्ञानिक यही हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, तो इन्हीं को कहा जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, वो है बच्चों एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो आप लोगों ने देखा जीवाणु विज्ञान के जनक के बारे में। आगे अभी स्टडी करते हैं किसके बारे में बच्चों, तो कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक के बारे में देखते हैं कौन है, तो याद रखेंगे। अब हमारी अगला टॉपिक होगा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कोशिका विज्ञान जिसको कहा जाता है साइटोलॉजी। याद रखेंगे बच्चों। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान के या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। लिख सकते हैं जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी देख लेते हैं, अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है बच्चों, रॉबर्ट हुक। तो आप लोगों ने ये भी देखा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आगे आपके बहुत काम आएंगी। याद रखेंगे बच्चों। इसको ज़रा इसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं कि कोशिका की डिफिनीशन क्या होती है। तो देखेंगे जीवन की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली, जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली
तथा उनका संचालन करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली, संचालन मतलब चलाने वाली, संचालन करने वाली करने वाली करने वाली संचालन करने वाली मौलिक इकाई को मौलिक इकाई को मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने देखा जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका के बारे में भी देख लिया आप लोगों ने। कोशिका में स्वजनन पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। कोशिका में स्वजनन मतलब सेल्फ डिवीजन होता है, अपने आप विभाजित होती है, तो उसी को कहा जाता है कोशिका में स्वजनन पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कोशिका में स्वजनन पाया जाता है, इसका मतलब कि कोशिकाएं अपने आप विभाजित होती रहती हैं। इसी के संदर्भ में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक सिद्धांत दिया था, बताया था। उन्होंने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका में विभाजन द्वारा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं रुडोल्फ विर्चो क्या कह रहे हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका में विभाजन द्वारा होता है। इन छोटी छोटी थ्योरी को, छोटे छोटे सिद्धांतों को आप लोग याद रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ छोटी कोशिका, कुछ बड़ी कोशिकाओं के बारे में। तो यहाँ से हम कोशिका विज्ञान के बारे में आप लोगों ने स्टडी की। आप देखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे लंबी कोशिका कौन होती है, याद रखेंगे बच्चों। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की कोशिका होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तंत्रिका कोशिका मनुष्य की तंत्रिका कोशिका इसको नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक पक्षी है शुतुरमुर्ग,
शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, अंडा है। हाँ, आप लोगों ने देखा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, थोड़ा उसको सुधार कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए, सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा होता है, से छोटा जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। अब यहाँ पर कोशिका के प्रकार को पढ़ते हैं। अब स्टडी आप लोग करेंगे कोशिका के प्रकार, किसके आधार पर, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस के आधार पर। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोशिका के प्रकार यहाँ देखेंगे तो मुख्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आप लोगों ने देखा बच्चों कि कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे, तब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में याद रखेंगे बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखेंगे ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, केंद्रक आवरण भी नहीं पाया जाता, और जो कोशिकांग भी होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एक तरह से कहा जाए कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित
होते हैं। अर्थात सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। आप लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, अर्थात सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है और कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, ETC। ढेर सारे जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, दीज और प्रोकैरियोट्स। तो इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि किसे कहते हैं, डेफिनेशन। तो अब हम देखेंगे दूसरा कोशिका का प्रकार, यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। दूसरा हमारा रहेगा बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल याद रखेंगे। जाहिर सी बात है, उसमें असत्य केंद्रक पाया जाता था प्रोकैरियोटिक में, और सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट थे। तो इसमें क्या होंगे? बिल्कुल उसका उल्टा। इसमें जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, वो प्रेजेंट होगा, सत्य प्रकार का होगा, और जो कोशिकांग भी होंगे वो भी उपस्थित होंगे। तो लिख सकते हैं वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के साथ साथ सत्य केंद्रक के साथ साथ सत्य केंद्रक के साथ साथ सत्य केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक के बारे में आप लोगों ने देखा, वे कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्र के साथ साथ कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे।
विकसित जंतु पादप ईटीसी। ठीक है बच्चों, तो मानव, विकसित जंतु, पादप इसके एग्जाम्पल है जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आगे हम लोगों का टॉपिक रहेगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, वो अगले भाग में देखेंगे। भाग 1 में आप लोगों ने देखा था, ये भाग 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका कितने प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये आप लोगों ने इसके अंतर्गत देखा। अगले भाग में देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद स्टडी करेंगे उसके आगे के भागों के बारे में। तो रहने देते हैं यहीं तक। धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते रहें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें।